Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha. So first of all, a very happy Republic Day to all of you. So in the previous video, we will cover the whole part 2 of our constitution, and in today's video, we will cover the part 3 of our constitution, which deals with the fundamental right, and it is also considered as the most important part of our constitution. So let's begin. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट 3, जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब कि भारतीय संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। उन सभी अधिकार को भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में रखा गया है हमारे संविधान के। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं उन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड द लास्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन सभी राइट्स को हम एक एक करके सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट आज जो है वो हम इस फंडामेंटल राइट्स के सेशन का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट्स को कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सभी को एक में ही करेंगे तो आज जो हम लोग हैं वो फंडामेंटल राइट को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक्स फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी चीज़, वो है 14, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक। ओके, लेकिन आर्टिकल 12, 13 इधर और उधर बाकी 33, 34, 35 वो आर्टिकल्स कुछ और बात करते हैं। तो हम उन सभी को भी कवर करेंगे। तो आज जो है वो पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में टोटल 12 to 35 आर्टिकल्स हैं, और ये जो है वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल ऑफ राइट कहा गया है इसको। ओके, तो हम लोगों ने अपना फंडामेंटल राइट्स यूएसए से डिराइव किया है, और जो फंडामेंटल राइट्स है इस भाग 3 को यानी कि पार्ट 3 जो है, इसे मग्नकर्ता ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑफ इंडिया, ओके, इसे मग्नकर्ता भी कहा गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में टोटल जो राइट्स हम लोगों को दिए गए थे वो थे 7। ओके, 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अब वो सिर्फ 6 रह गए हैं। क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डिलीट कर दिया गया था। कौन सा फंडामेंटल राइट्स डिलीट कर दिया गया था? तो वो था आर्टिकल 31। अभी जो आप फंडामेंटल राइट पढ़िएगा तो आर्टिकल 30 के बाद सीधा 32 शुरू हो जाएगा, 31 नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट कब कर दिया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 से, है ना, जिस दिन ये संविधान में संशोधन किया गया 44वां 1978 में, तो आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 31 क्या बात करता था? ये बताता था राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट डील कर रहा था पहले, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने के बाद इसको जो है वो सिर्फ लीगल राइट बना करके रख दिया गया, है ना। ये फंडामेंटल राइट नहीं रहे, अब सिर्फ लीगल राइट बन के रह गया, और इसको आर्टिकल 300A इंसर्ट किया और इसको उसमें डाल दिया गया, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में डाला, और जो कि पार्ट 12 में है। ओके, तो बेसिक्स तो हम लोगों ने देख लिया। अब आज जो है वो शुरू करेंगे हम लोग आर्टिकल 12 से। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आर्टिकल 12 स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, वो है स्टेट। ओके, स्टेट क्यों? क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडियन स्टेट, है ना, या स्टेट शैल नॉट बी, ऐसे करके। तो आपको लगता होगा स्टेट मतलब तो राज्य होता है, तो फिर इंडियन स्टेट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि स्टेट का एक्चुअल मतलब क्या है। तो जैसे ही हम स्टेट बोलते हैं मीन्स, देखते हैं आर्टिकल क्या बताता है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट, ओके, इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। Means कि जैसे ही हम स्टेट बोल रहे हैं उसमें सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोग मतलब कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट, ओके, प्लस स्टेट गवर्नमेंट, प्लस हमारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है वो सभी,
ठीक है। लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारा पंचायत है ना, लोकल गवर्नमेंट जो कि हमारा पंचायत हो गया, जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, वो सभी, जैसे ही स्टेट बोले मतलब कि सब। तो आर्टिकल 12 इस तरह से स्टेट को डिफाइन करता है। तो आइंदा से अब स्टेट अगर कोई बोले तो आपको राज्य नहीं समझना है ना, इंडियन स्टेट बोले तो आप समझ जाइए कि वो किन चीज़ों की बात कर रहा है। आर्टिकल 12 ये डिफाइन कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 12 में स्टेट को समझा था, वैसे ही आर्टिकल 13 में हम लोग समझेंगे लॉज को। लॉज मतलब कानून। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, कौन सा? लॉज। तो लॉज आर्टिकल 13 में ये दिया गया है, इसको सिंपली ऐसे देखेंगे हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं हमारे इस पार्ट 3 में। तो आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट शैल नॉट, है ना, ये देखिए यहाँ पे मेन, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्रिज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मीन्स कि जो स्टेट है, यानी कि स्टेट मैंने बताया, मतलब स्टेट मतलब मैं अभी स्टेट जितना बार स्टेट बोलूँगा तो आप समझना वही आर्टिकल 12 वाला स्टेट, जिसमें कि सब आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, है ना, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करे। अगर मान लीजिए स्टेट कोई ऐसा लॉज बना देती है जो कि पता चलता है कि राइट टू इक्वालिटी ख़त्म हो गई, है ना, लोगों के बीच में समानता ही ख़त्म हो गई, कुछ बड़े लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा अधिकार दे दिया गया, जो छोटे उनको कम अधिकार दे दिया गया, तब तो फिर फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 13 को बचाने के लिए रखा गया है। नहीं, ऐसा स्टेट नहीं कर सकती कि आप कोई भी लॉ बना दो जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आर्टिकल 13 में यही बात है कि लॉज कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करेगा, है ना, या फिर उसका हनन करेगा। तो लॉ कौन कौन सी हैं वो बताया गया आर्टिकल 13 में, क्योंकि लॉज भी बहुत तरीके के होते हैं ना। तो अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से लॉज को इसमें डिफाइन किया गया है। तो लॉज कौन कौन से डिफाइन किए गए हैं? एक तो लॉ याद है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स कि जब संसद भवन अपने सेशन में नहीं होती है, अभी जैसे कोरोना के टाइम में क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी, तो कोई भी कानून पास कराना होता था तो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस पास कराया गया था। तो वही ऑर्डिनेंस भी जो है वो कानून के बराबर ही माना जाता है। जब संसद काम नहीं रहती है, जब सेशन में नहीं रहती है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के थ्रू कराया जाता है। वो एक अलग प्रोसेस है, बस इतना जानना है कि ऑर्डिनेंस जो है वो राष्ट्रपति पारित करते हैं जब संसद अपने सेशन में नहीं होता है। तो लॉ इसमें ऑर्डिनेंस भी, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस भी नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई बाई लॉज नहीं, रूल नहीं, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब इन सभी को लॉज में दिखाया कि लॉ कहने का मतलब कि ये सभी, ऐसा नहीं कि कोई एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डिनेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर, सभी, इन सभी में से कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे, मतलब कि मौलिक अधिकार का हनन करे। ये बात आर्टिकल 13 बताती है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14, बट आर्टिकल 14 देखने से पहले कुछ जानना है। क्या? तो वो है रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स एवी डाइसी, ओके, एवी डाइसी है, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने अपने बुक में रूल ऑफ लॉ को डिफाइन, रूल ऑफ लॉ का थ्योरी दिया था पहली बार। इसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून के सामने समान, कानून के सामने सभी के सभी एक जैसे होंगे, कानून सबके लिए एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए, एवी डाइसी ने ये रूल ऑफ लॉ दिया था अपने एक बुक में, जिसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवी डाइसी कौन थे? वो ब्रिटिश जूरिस्ट थे। अब आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको दिखेंगे, एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मीन्स अब देखें, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि एक तो कानून के सामने सब समान होंगे, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि कानून सबका एक जैसा ही रक्षा करेगा।
ऐसा नहीं कि किसी का कानून ज़्यादा रक्षा करे, किसी का कम, नहीं, सबको एक जैसा न्याय दिलाएगा। कानून के सामने सब एक जैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश के एक जुरिस्ट थे एवी डाइसी, उन्होंने दिया। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और दूसरा जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखें, एक ही आर्टिकल में दो दो कंसेप्ट हैं और दो दो कंट्री से डराइव किए गए थे। ओके, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो आर्टिकल 14 हम लोगों ने देख लिया कि ये अधिकार जो है हमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 देता है, मतलब कि कानून के सामने सभी एक जैसे हैं और कानून भी सबके लिए एक जैसा है। ठीक, ये आपने देख लिया। तो फाइनली हम लोगों ने आज का पार्ट कंप्लीट किया। आज हम लोगों ने देखा आर्टिकल 12, 13 एंड 14। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। If you like the lecture, so please do like, share and subscribe to Niti Shiksha. See you in the next one. Goodbye. Take care.